क्रय मतलब परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्या कहलाता है? क्रय कहलाता है, खरीदी कहलाता है। हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। जिस किस लिए खरीदा है? वो बेचने के लिए खरीदा है। जिसको हम परचेज करते हैं किस पर्पज से? सेल करने के पर्पज से, तो वो क्या कहलाता है? वो परचेज कहलाता है। व्यापार में माल को नगद या उधार खरीदा जा सकता है, जिसे हम कैश परचेज या क्रेडिट परचेज भी कहते हैं। उसके बाद सेल, किसी भी व्यापार में कोई माल या लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा गया सामान क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? सेल। व्यापार में माल को नगद भी बेचा जा सकता है और उधार भी बेचा जा सकता है। जिसे अगर हमने मान लो नगद में बेचा, उसे हम क्या बोलेंगे? कैश सेल। उधार में बेचा तो क्रेडिट सेल। नगद और उधार बिक्री को मिलाकर कुल बिक्री यानी टोटल सेल को टर्नओवर कहा जाता है। बड़े ध्यान से समझिए, कैश हो, कैश सेल और उधार सेल, क्रेडिट सेल, दोनों को अगर हम टोटल कर दें तो वो क्या कहलाता है? वो टोटल सेल कहलाता है, वो हमारी टोटल टर्नओवर कहलाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टर्नओवर क्या होता है। चाहे वो हमारी जो सेल है, चाहे वो कैश में हो रही है, चाहे वो उधार में हो रही है, उन दोनों को आप ऐड कर लें तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी टर्नओवर कहलाएगी। राजस्व, राजस्व मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है और साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशियां, जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट आदि भी क्या हैं? ये रेवेन्यू ही कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू। यानी जो हम माल को सेल करके या फिर किसी सर्विस को सेल करके नियमित रूप से यानी रेगुलर प्राप्त करते हैं ना, तो वो पैसा क्या कहलाता है? वो पैसा रेवेन्यू कहलाता है। चाहे वो पैसा हमें किराए से प्राप्त हो रहा हो, ब्याज से प्राप्त हो रहा हो, कमीशन से या फिर डिस्काउंट, तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। यानी टोटल जो अपने पास पैसा है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को सेल करके प्राप्त हो रहा है या किसी सर्विस के बदले प्राप्त हो रहा है या फिर हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हमें किराया मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो वो सारा उसको टोटल कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो रेवेन्यू कहलाएगा। इसमें सेल भी इंक्लूड होगी। आय क्या होती है? इनकम। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वह मनी है जो वह कमाते हैं या या प्राप्त करते हैं। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें प्रॉफिट भी शामिल रहता है। आय दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रत्यक्ष आय, दूसरा अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इनकम और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। एक व्यक्ति या संगठन की जो इनकम होती है वह मनी है, वह धन है जो वह कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। या तो वो कमाते हैं या फिर मतलब सैलरी के रूप में प्राप्त करते हैं। मान लो जॉब कर रहे हैं तो उन्हें वो प्राप्त करते हैं। वैसे यह एक व्यापक शब्द है। आय क्या है? एक व्यापक शब्द है। इसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सी? एक डायरेक्ट इनकम, दूसरी इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद अब आप कहते हो कि प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम क्या होती है? इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वह हमारी क्या कहलाएगी? वह हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। भाई, किसी सामान को बेचने से जो इनकम हमें प्राप्त हुई वो क्या कहलाएगी? हमें डायरेक्ट इनकम। प्रोडक्ट को बेचने से हमें डायरेक्ट प्राप्त हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? मुख्य व्यवसाय के अलावा यानी जिसके अंदर हमारा बिजनेस है उसके अलावा हमें और कहीं से आय प्राप्त हो गई यानी अप्रत्यक्ष आय, वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे आपने कुछ गोदाम जो है वो किराए पर दिए हुए हैं,
और उनसे हमें किराया प्राप्त हो रहा है। देखो हमारा बिजनेस तो किसी और चीज का है ना, हमने अपने गोडाउन को किराए पे दे रखा है, वहां से जो किराया प्राप्त हो रहा है वो अपनी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। अब किराया जो हमें मिल रहा है गोडाउन से, वो हमारे अदर सोर्सेज से आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। या फिर बाजार में जो रुपया हमने उधार दिया हुआ है, ठीक है, उसका हमें ब्याज मिल रहा है। भाई हमने हमारा मार्केट के अंदर पैसा हमने उधार दे रखा है और उनसे हम क्या ले रहे हैं, उनसे हम ब्याज भी ले रहे हैं, तो वो अपनी क्या है, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति या संगठन का वह यानी एक्सपेंस वह धन है जो हमने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं। जब हम कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें क्या होंगे, भाई उसको किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो जो खर्चे हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो सीधे खर्चे होते हैं वह आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में आपने बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कुछ खर्च करते हैं, तो उस पर जो धन खर्च होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष इनकम, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जो हम खर्च करते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष एक्सपेंसेस, इनका संबंध वस्तुओं के क्रय या उनके निर्माण से ना होकर, देखो जो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जो हम कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाए या हम उसको बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे नहीं है, बल्कि ना ही उसकी बिक्री से है या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है ना। देखो इसका संबंध वस्तुओं के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर, भाई जिसके अंदर हमारा बिजनेस है, उस प्रकार के खर्चों को छोड़कर जो हम कहीं और खर्च करते हैं, कहीं और खर्च कर रहे हैं, हम सीधा अपने बिजनेस, जिसमें हमारा बिजनेस है उसको छोड़ करके हम किसी और चीज पर खर्च कर रहे हैं, तो उनको, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्च होता है वह तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जैसे बिजनेस एक्सपेंस है, भाई रेंट दे दिया, टेलीफोन या इंटरनेट एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग या कन्वेंस एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये सारी क्या है, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यह हमारे हमारे सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इन्हें हमें करना ही पड़ता है, ये खर्चे हमें करने ही पड़ते हैं। देखो बिजनेस के अंदर एक खर्च हो रहा है, वो क्या कहलाता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो खर्चे, जो सर्विस हम मान लो बाहर से ले रहे हैं, जैसे रेंट पे हमने जो फैक्ट्री ले रखी है उसका पेमेंट, टेलीफोन की हमने सर्विस ले ली, जो हमने बंदे लगाए हुए हैं उनको हमें सैलरी देना पड़ रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, ट्रैवलिंग का है, कन्वेंस का, तो ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, ये सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट। व्यापार में जब हम किसी से कर्ज यानी लोन लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं, तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में हम लोन देने वाले को एक निश्चित दर से ब्याज देते हैं। ठीक है ना, प्रतिफल यानी कंसीडरेशन के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है, वो क्या कहलाती है, वो इंटरेस्ट कहलाती है, ब्याज कहलाती है। कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं, तो उस लंबी अवधि के लिए भी हम उसको ब्याज हमें देना पड़ सकता है। देखो
हमने क्या किया, हमने एक पार्टी से माल परचेज किया, ठीक है, और परचेज करने के बाद हमने उसको ये कहा कि भाई हम आपको पैसे जो है ना कुछ दिनों के बाद देंगे। तो कहता कितने दिनों के बाद दोगे? हमने कहा भाई ऐसा है, हम आपको ना 2 महीने के बाद देंगे। कहता जी इतने दिनों का तो नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर आप क्या कर सकते हो? कहता देखिए 15 दिनों तक तो मैं उधार दे सकता हूँ, लेकिन उससे जितने दिन भी आप ऊपर करोगे, आपको 20% या हो सकता है 15%, जितने भी परसेंट हमारी उससे बात जो सहमति हुई है, उतने परसेंट हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि हमने मान लो किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार दे दिया, भाई हमारा कस्टमर था, वो कहता है भाई मेरे को क्या करो आप 3 महीने के लिए उधार दे दो। हमने कहा भाई 3 महीने के लिए तो नहीं दे सकते, हम आपको 20 दिन तक तो उधार दे सकते हैं। भाई 20 दिन तक तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 20 दिन से जितने दिन भी एक्स्ट्रा होंगे, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है? वो इंटरेस्ट कहलाता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट का नाम क्या है? जैसे कि व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली छूट या रियायत, जिसको हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट वर्ड से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। हम्म, ठीक है ना। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसके हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, या आप डिस्काउंट गिवन भी कह सकते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है हमारा नगद छूट, कैश डिस्काउंट। व्यापारिक छूट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में से कुछ राशि कम कर देता है, या फिर बिल की राशि में कुछ राशि कम करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम छूट कहते हैं, जो कि बिल में ही लिखी नहीं जाती, जो बिल के अंदर ही नहीं लिखा जाता। इसे ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इस प्रकार की छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाती है, और इसे हम अपनी बुक्स के अंदर नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये मोल भाव के टाइम पर ही समाप्त हो जाती है। देखो क्या हुआ भाई, हमने एक व्यापारी से माल परचेज किया, ठीक है। हमने कहा भाई ये बताओ कि यह एक कंप्यूटर कितने का है? तो वो कहता है भाई ये एक कंप्यूटर जो है ये आपको 15,000 रुपए का लगेगा। मैंने कहा भाई मुझे एक नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे 100 पीस चाहिए, बता क्या रेट लगाएगा? कहता है अब यह आपको 13,000 रुपए में लग जाएगा। जो इसने 2,000 रुपए हमें डिस्काउंट दिया है, यह क्या कहलाएगा? ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट, माल के मूल्य पर छूट। किस लिए? भाई हमने अधिक क्वांटिटी में माल लिया, तो उसके बदले सामने वाली पार्टी ने हमें क्या कर दिया? डिस्काउंट। नगद छूट, कैश कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अब अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर देता है, तो उसे हम क्या कर देते हैं? उसे हम डिस्काउंट दे देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट, या हम इसको टीडी भी बोल देते हैं, कैश डिस्काउंट। टीडी मतलब कैश डिस्काउंट। प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे 2% है, 3% है, ठीक है ना। कमीशन, कमीशन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी काम करने, जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कमीशन कहते हैं। कई बार विक्रेता अपने कर्मचारियों सेल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी सैलरी के साथ इसी तरह का कमीशन भी देता है। देखो आपको ना एक जॉब मिली, जिसमें आपको रखा गया कि भाई आपने क्या करना है, एक गाड़ी जो है वो सेल करनी है, ठीक है जी। आपको एक गाड़ी सेल करनी है। अगर आप एक गाड़ी सेल कर देते हैं तो आपको
1% कमीशन मिलेगा। भाई सैलरी तो है ही है, बोला भी 20,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी प्लस 1% आपको कमीशन मिलेगा। तो अब क्या करोगे आप? अब आप ये चाहोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को सेल करूं, यानी अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम कमीशन रख देते हैं ताकि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें, बिल्कुल काम को मन लगा करके। क्लियर है? सेवा, सेवा का मतलब क्या होता है? सर्विस। वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग जैसे उपयोग या उपभोग करते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं उसको, ठीक है ना? अपने हार्डवेयर वाले से हमने क्या किया, अपना कंप्यूटर ठीक करवा लिया, या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं। तो यह उसके द्वारा दी गई ये क्या है, ये सारी सेवाएं हैं। इस तरह मान लीजिए कि हमने किसी इलेक्ट्रीशियन से अपना एसी ठीक करवाया, तो ये सारी क्या है, ये सारी सर्विसेज। क्लियर है? ग्राहक क्या होता है? कस्टमर। जब हम जिसे माल बेचते हैं वह क्या होता है, वह हमारा कस्टमर होता है। जिसे हम माल सेल करते हैं वह हमारा क्या है, कस्टमर। देखिए आप साथ साथ नोट बना करके चलें, वीडियो को पॉज करते हुए जब भी हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं आप वीडियो को पॉज कर लें और आगे बढ़ने से पहले उसे अपने नोट्स के अंदर जरूर लिख लें। विक्रेता मतलब सप्लायर। हम जिससे माल खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सप्लायर कहते हैं। जो हमें क्या करता है, हमें माल सप्लाई करता है तो वो क्या कहलाता है, सप्लायर। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर जो माल जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम अपना माल सेल करते हैं, तो जो सामने वाला पर्सन है वो क्या है, वो हमारा कस्टमर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने जो सभी अकाउंटिंग टर्म्स बतानी थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म बताई हैं उनके आपने अच्छे प्रकार से बहुत ही सुंदर नोट्स तैयार किए हैं। एक एक चीज को आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना है, बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ा है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा से अच्छी प्रकार से सुने और साथ साथ अपने नोट्स बना करके चलें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अब बाकी हम मिलते हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ पर आपने अकाउंटिंग टर्म्स को बहुत ही अच्छे प्रकार से सीखा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अकाउंट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी।